हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी प्रश्नावली 2.4 के सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली के 1 से लेकर 5 तक के सवाल कर चुके हैं। आज हमें 6वां सवाल करना है और 6 से लेकर 10 तक के सवाल इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं 6वां प्रश्न। ये दिया हुआ है, महूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ करने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। भूखंड की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, इन्होंने बोला है कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी हमें, ये है आयताकार एक भूखंड, ये आयत इस तरह का होता है, मतलब इसकी लेंथ ज्यादा विड्थ कम होती है। ये आयताकार भूखंड हम मान लेते हैं ये विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई उन्होंने अनुपात में दे रखी है, जिसको हम मानेंगे जैसे पिछले सवालों में माना था। अब इन्होंने बोला है गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में। बाढ़ का मतलब होता है बाउंड्री, जो यहाँ आगे है जे चारों तरफ की होती है, किनार किनार की, इसकी हमें बाढ़ कराना है, बाउंड्री बनाना है। तो उसके लिए हमें 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करना होंगे। तो भूखंड की मात्रा उन्होंने पूछी है कि क्या मात्रा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे जैसे पिछले सवालों में माना था कि माना आयताकार भूखंड की लंबाई, सबसे पहले हमने लंबाई मान ली, कितना है 11 पहले है तो 11x मान लेंगे। एक चर राशि लगाना जरूरी होता है जब अनुपात में दिया हो मान। और चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई दी हुई है 4, तो 4x ले लेंगे इसको। देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें एक राशि भी लगानी है कि ये किस राशि में होंगे। जैसे मीटर, मीटर में हम इनको मान लेते हैं कि ये 11x मीटर है और ये 4x मीटर है। अब देखिए, लंबाई चौड़ाई आ चुकी है और बाढ़ का मतलब होता है ये बाउंड्री। तो जब भी हमें बाउंड्री निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, आयत के परिमाप का, क्योंकि परिमाप ये बाहर बाहर की जगह होती है। यदि हमें अंदर का ये एरिया पूछा होता तो ये क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला लगाकर हम इसका मान निकालते, लेकिन फिलहाल हमें बाउंड्री का मान निकालना है, इसलिए हम परिमाप का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। वैसे तो हम जानते हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन लिख लेते हैं। हम जानते हैं परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। देखिए, ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम मान रख देते हैं। 2 लंबाई का मान 11x है और चौड़ाई का मान 4x है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15x। अब इसका गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 30x। ये 30x हमारे हिसाब से इसकी क्या आ चुकी है, परिमाप आ चुका है। अब देखिए, परिमाप आ चुका है। अब इन्होंने बोला है 100 रुपए प्रति मीटर की दर से इन्होंने बाढ़ कराई है और क्षेत्रफल हमें पता नहीं था। अब हमने क्षेत्रफल जो परिमाप था वो हमने निकाल लिया है, तो इसके हिसाब से हम जो खर्च बैठ रहा है वो निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, दर से इतने रुपए व्यय करने होंगे। तो हमें बताना है कि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से भूखंड का 100 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च। देखिए, यहाँ पर खर्च निकालना है तो मतलब ये तो हमें परिमाप प्राप्त है, इसमें हम 100 रुपए प्रति मीटर की दर से हम खर्च निकाल देंगे। देखिए, इन्होंने प्रति मीटर बोला था, इसलिए हमने यहाँ पर मीटर राशि का यूज किया है। जो भी राशि यहाँ पर दी होती है
उस राशि का हमें यूज करना होता है। तो यहाँ हमें मीटर दिया है तो हमने मीटर लगाया हुआ है। यदि ये किलोमीटर में या अन्य राशियों में दिया होता तो हम उससे हल कर देते इसको। 30 का गुणा 100 में होगा तो क्या हो जाएगा 3000 x। ये हमारे हिसाब से खर्च आया है, लेकिन एक्चुअल में खर्च क्या हो रहा है हम लिखेंगे, किंतु खर्च क्या है हमारा 75,000। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 75,000 रुपए है खर्च। तो हम क्या करना है, इस खर्च के स्थान पर हमें 3000 x रखना है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 3000 x बराबर हो जाएगा 75,000। तो x का बराबर हो जाएगा 75,000 बटे 3000। ये 0 से तो 0 कट गए हैं, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6 3 5 6 15, 25 बार ये कट गया है। तो x का मान क्या आ गया है 25। x का मान 25 आया है और हमारे लिए क्या निकालना है, भूखंड की मात्रा। मात्रा का मतलब होता है हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। अतः लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 11x, तो x की जगह पर रखना है हमें 25। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 275 मीटर, क्योंकि मीटर में हमें निकालना था। इसी तरह हम निकाल देंगे इसकी चौड़ाई। चौड़ाई निकालेंगे तो वो क्या थी हमने मानी थी 4x। तो 4x 4 इंटू 25 यहाँ आ जाएगा 100 मीटर। यही हमें आंसर चाहिए था। ये दोनों हमने निकाल दिए हैं। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा 7वां क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। देखिए कमीज और पतलून के कपड़े का भाव पहले ही दिया हुआ है। वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। इन्होंने ये भी बता दिया है कि यदि एक ड्रेस बननी है, एक वर्दी बननी है, तो उसमें 2 मीटर पैंट के लिए और 3 मीटर शर्ट के लिए चाहिए होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा है। देखिए वह कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,660 रुपए प्राप्त करता है। उसने प्रत्येक कपड़े पर कितना लिया है, मतलब उन्होंने सबसे पहले किसका नाम लिया था पतलून। तो वो पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि वह कपड़े को क्रमशः 12% 10% के लाभ पर बेचता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो वर्ड यूज किया था कमीज के कपड़े का भाव और पतलून, तो सबसे पहले कमीज का जो जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर जो कमीज बोला गया है तो उसके लिए वो 12% लाभ ले रहा है और पतलून के लिए 10% लाभ ले रहा है। और इन दोनों को मिलाकर ही उसने 36,660 रुपये प्राप्त किए हैं। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें मानना होगा कि उसने टोटल कपड़ा कितना खरीदा है। तो यहाँ हम मानेंगे, माना कमीज के लिए खरीदा कपड़ा बराबर, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कमीज के लिए 3 मीटर, 3 के हिसाब से हम ले लेंगे 3x मीटर हो जाएगा, क्योंकि अज्ञात राशि के लिए हम एक चर राशि का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पतलून के लिए खरीदा कपड़ा बराबर कितना हो जाएगा 2x मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर के हिसाब से खरीदा गया था। अब इन्होंने बोला है कि ये तो हमने कपड़ा खरीद लिया, लेकिन उसको किस भाव से खरीदा है, शर्ट का 50 और पतलून का 90 के भाव से। तो हम निकाल लेंगे 90 रुपए प्रति मीटर की
दर से कपड़े का मूल्य। देखिए 90 रुपए की दर से उसने क्या खरीदा था, पतलून। दर से पतलून के, यहाँ पर लिख देंगे पतलून के कपड़े का मूल्य, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पतलून का कपड़ा हमें लेना है। तो देखिए 2x कपड़ा था और 90 के हिसाब से लिया है, तो 2x गुणित हो जाएगा 90, तो यहाँ हो जाएगा 180x मीटर। यहाँ मीटर नहीं, यहाँ रुपए आएंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मूल्य निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर 50 रुपए के हिसाब से निकालना है। 50 रुपए प्रति मीटर की दर से कमीज के कपड़े का मूल्य। कितना आ जाएगा, कमीज का कपड़ा हम 50 के हिसाब से निकाल रहे हैं और ये कितना है, 3x है, तो 3x गुणित हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 150x मीटर। रुपए, मीटर नहीं रुपए, क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, कपड़े का मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों का मूल्य हमने अपने हिसाब से निकाल लिया है। अब इन्होंने बोला है कि कमीज के कपड़े के लिए वो कितना लाभ ले रहा है, 12% का, तो हम निकाल देंगे। इसलिए सबसे पहले हम जमाएंगे, चूंकि कमीज से क्या लाभ हो रहा है उसको, 12% का, ये 12% का उसको लाभ हो रहा था, तो हम निकाल देंगे। अतः विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 150x जो था उसका हमें 112% निकालना होगा, क्योंकि कोई भी जो मूल्य रहता है अपने आप में 100% रहता है, लेकिन यदि उससे कोई लाभ कमाता है तो वो 100 से ऊपर चला जाता है। इसलिए 100 जो था और 12% लाभ निकल ले रहा है, तो 100, तो इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। 100 रुपये में उसने खरीदा, लेकिन उसने 12% लाभ ले रहा है, मतलब 112। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 112/100। देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, ये 5 से 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 56 बार, और इनका गुणा हो जाएगा तो आएगा 168x रुपए में आएगा ये। अब देखिए कमीज का निकल चुका है, हमें निकालना है पतलून। तो यहाँ पतलून पर लाभ वो ले रहा है, पतलून पर लाभ हो रहा है उसको 10% का, तो यहाँ पर निकालेंगे। अतः विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमें देखिए इसका क्या आया था मान, 180, तो यहाँ पर 180x तो रहेगा और इसका 110 निकालना होगा, क्योंकि ये 10 ऊपर है 100 से। यहाँ 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए हैं, इसका गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 198x, और ये मूल्य है तो रुपए आ जाएगा। ये हमारे हिसाब से निकला है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला था कि उसको कुल जो प्राप्त हो रहे हैं पैसे ये हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो हम यहाँ का कुल व्यय निकाल लेंगे। कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 168x प्लस हो जाएगा 198x, इनको प्लस करेंगे तो 366x आ जाएगा। ये टोटल रुपए आ गए हैं हमारे विक्रय मूल्य के। ठीक है, अब ये विक्रय मूल्य तो आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में विक्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम, किंतु कुल विक्रय मूल्य क्या था, 36,660 रुपये था। तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, जो हमने अभी निकाला हुआ है ये 366x, यहाँ लिखेंगे हम 366x
बराबर क्या हो जाएगा 36,660। तो x बराबर हो जाएगा 36,660 बटे 366। ये कटेंगे तो क्या आ जाएगा 100 बार, ये एक बार कट जाएगा। इसी तरह से हम हाथ से लेके काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा 100.16 आ जाएगा। ये x का मान आ चुका है। अब इन्होंने क्या बोला था कि हमें पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है। तो पतलून के लिए हमने जो कपड़ा खरीदा था वो 2x था। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे अतः पतलून के लिए खरीदा कपड़ा बराबर क्या था 2x था। तो 2 गुणित हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे 100.16 गुणा करेंगे तो 100 दूनी 200 और ये दशमलव में आएगा तो इतना हम इसको क्या मान लेंगे लगभग, मतलब ये हमारा लगभग मान आ चुका है क्योंकि ये परफेक्ट नहीं आएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा तो यहाँ पर लगाने से कोई मतलब नहीं है, इसको 200 लगभग मान सकते हैं। देखिए आप लोगों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर इन्होंने बोला था कमीज के लिए कपड़ा खरीदा है 3 के हिसाब से 3 मीटर के, लेकिन हमें टोटल कपड़ा नहीं पता था तो हमने इसको 3x मीटर मान लिया है और पतलून के लिए भी 2x मान लिया है। देखिए 90 रुपये प्रति मीटर की दर से पतलून के कपड़े का मूल्य हमें निकालना था, तो हमने जो हमने माना है उसी में हमने 90 का गुणा किया तो 180x आ गया है। फिर हमने क्या किया है 50 रुपये प्रति मीटर की दर से कपड़े के मूल्य निकाला है, तो ये हमने जो 3x माना था इसमें हमने 50 का गुणा कर दिया तो 150 आ गया है। अब देखिए चूंकि कमीज से लाभ हमें कितना हो रहा था 12% का, 12% का लाभ हो रहा था और ये हमने तो जो निकाला है वो 100% है, तो हमें क्या निकालना होगा 112%। देखिए 150 का 112% निकाल दिया है तो क्या आ गया है 168x। दूसरा पतलून पर लाभ हमें था 10% का और इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 110 निकालना होगा इसका, तो 110 निकाल दिया है तो आ गया है 198x। अब हमें इनका कुल मूल्य विक्रय मूल्य निकालना था क्योंकि यहाँ पर जो राशि दी हुई है ये 36,660 पतलून और कमीज दोनों के कपड़ों को मिलाकर दी हुई है, तो हमें भी यहाँ पर दोनों को मिलाकर मतलब योग करके निकालनी होगी। तो हमने ये निकाल ली है तो 366x आ गया है, लेकिन इनके हिसाब से जो राशि हमें दी हुई थी उससे हमें इसकी तुलना करनी होगी तभी हमारा x का मान आएगा। तो देखिए हमने यहाँ से तुलना की है तो x का मान 100.16 आ गया है। और पतलून के लिए कपड़ा इन्होंने पूछा था आंसर में तो हमने निकाल दिया है 2x बराबर, तो 2 गुणित 100.16 बराबर में 200 लगभग आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा सा लेंथी था इसलिए मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने बोला है हिरणों का एक झुंड है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि झुंड में कितने हिरण हैं। झुंड तो है लेकिन झुंड में हिरण पता होंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि आधा भाग मैदान में खेल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है और 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या मानना होगा कि झुंड में हिरणों की संख्या क्या है, तो हम मानेंगे माना इस झुंड में हिरणों की संख्या x है। देखिए हिरणों की संख्या x है। अब हम क्या निकालेंगे, एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या मैदान
में चरने वाले हिरणों की संख्या। देखिए हिरणों की संख्या निकालनी, इन्होंने क्या बोला है, आधा भाग, आधा मतलब x का आधा, तो ये x/2 हो जाएगा। आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चर रहा है। अब इन्होंने आगे बोला है और शेष का 3/4, मतलब ये आधा भाग जो चल रहा है और जो आधा बचा हुआ है वह क्या कर रहा है, उसका भी 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या। खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या निकालनी है, मतलब 3/4 निकालना है किसका, जो इनका शेष बच रहा है। तो देखिए x/2 है जो, वो तो आधा निकल चुका है, ठीक है, और आधा बचा हुआ है। तो क्या बचा है, x/2 बचा हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x/8। ये जो था संख्या, ये खेल कूद कर रही है। अब इन्होंने बोला है शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए इसमें हमें x लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट संख्या दी है कि 9 हिरण हैं, इसलिए इसमें x नहीं लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या बराबर क्या है, 9। देखिए हमने सारे हिरण निकाल लिए हैं कि ये इतना भाग जो है x/2 चल रहा है, 3x/8 खेलकूद कर रहा है, और जो 9 हिरण बचे थे वो तालाब में पानी पी रहे हैं। मतलब इन सबको जोड़ देंगे तो हमें पूरी टोटल झुंड की में हिरणों की संख्या निकल आएगी। देखिए वही निकालना है हमें, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ निकालेंगे टोटल हिरण कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः झुंड में कुल हिरण बराबर क्या माना था हमने, x। देखिए ये हमने माना था इस झुंड में कुल हिरण कितने हैं, x हैं, लेकिन x कब आएगा, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे। यहाँ x/2 धन 3x/8 धन 9, जब इन सबको प्लस करेंगे तब हमारा ये कुल हिरणों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए इनके नीचे ये संख्याएं लगी हुई हैं हर में, इनको जब हमें अलग करना होता है तो इसकी 2 मेथड होती हैं। या तो इनको एलसीएम लेके प्लस कर देंगे तो हमारी ये संख्या नीचे की हट जाएगी, या हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेकर जो भी संख्या आती है उससे पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे। देखिए इस 2 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम हमें प्राप्त होगा। तो 8 से हम पूरे समीकरण में क्या करेंगे, गुणा। तो लिखेंगे एलसीएम 8 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या होगा, x/2 में भी 8 का गुणा होगा, धन 3x/8 में भी 8 का गुणा होगा, धन 9 में भी 8 का गुणा होगा, और इस x में भी 8 का गुणा होगा। ये हमने कर दिया सब जगह 8 का गुणा। अब 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, या 8 से ये 8 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x धन 3। देखिए 8 से 8 ये पूरा कट गया है तो यहाँ 3x बचेगा, धन यहाँ हो जाएगा 72 इक्वल में यहाँ हो जाएगा 8x। देखिए 72 यहाँ पर है, और ये चर राशि वाली संख्याओं को हम एक तरफ कर लेंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 का पक्षांतर यहाँ होगा, तो यहाँ हो जाएगा 8x, और ये धन की संख्या इस तरफ जाएंगी तो हो जाएंगी ऋण की, तो ये 7x हो गया, बराबर में 72 है। ये घटेंगी तो x बराबर आ जाएगा 72। यही हमें निकालना था, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, देखिए यही हमने माना था कि झुंड में
कुल हिरण कितने हैं x, और x का मान आ गया है तो हम लिखेंगे आंसर में, अतः झुंड में हिरणों की संख्या x बराबर 72 है। इस तरह से ये हमारा सवाल पूरा होता है। देखिए, जितनी अच्छी तरह से हम सवाल को जमाएंगे उतने ही अच्छी हमें मार्क्स मिलते हैं स्कूल में। यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है तो हम शॉर्ट में इसको करके निकाल लेते हैं, लेकिन स्कूल में हमें पूरा सवाल तरीके से जमा कर बताना होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हमारा 9वां प्रश्न। इसमें दिया हुआ है दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करो। देखिए, दादाजी की आयु उनकी पौत्री की आयु से 10 गुनी है, तो यदि हमें पौत्री की आयु पता होगी तो हम दादाजी की आयु निकाल लेंगे। तो हम माना पौत्री की आयु बराबर x वर्ष है, तो दादाजी की ये कितने बड़े हैं उनसे, 10 गुनी है, तो 10x हो जाएगी दादाजी की आयु। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करो। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, अधिक है मतलब अंतर दिया हुआ है। दोनों की आयु में अंतर कितने वर्ष का है, 54 वर्ष का है। तो हम निकाल लेंगे प्रश्नानुसार दोनों की आयु में अंतर दिया हुआ है 54 वर्ष। अंतर दिया हुआ है तो अंतर हम निकाल देंगे, 10x ऋण के हो जाएंगे और x बराबर 54 वर्ष। जब इनको हल करेंगे तो क्या होगा, 9x, 10 में से x जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 54, तो x बराबर हो जाएगा 54/9 और ये 6 बार में कट जाएंगे। तो अतः क्या आ गया, x हमने क्या माना था, पौत्री की आयु, यहाँ लिखेंगे अतः पौत्री की आयु x बराबर 6 वर्ष होगी। ये x का मान क्या आया था, 6, इसलिए ये 6 वर्ष आ चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए, ये हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब यदि हमें पुत्र की आयु प्राप्त होगी तो हम अमन की आयु निकाल पाएंगे, क्योंकि उसकी आयु से ये 3 गुना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे, माना अमन के पुत्र की आयु बराबर x वर्ष है, ये हमने मान लिया है। अब इन्होंने बोला है कि अमन की आयु, तो लिखेंगे अमन की आयु बराबर हो जाएगी 3x, क्योंकि ये 3 गुनी है, 3 गुना इसको करना होगा हमें। अब इन्होंने बोला है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पुत्र की आयु। देखिए, यदि पहले की बात होती है तो हमें 10 वर्ष को माइनस करना होता है, और यदि 10 वर्ष बाद की बात होती है तो हम इसमें प्लस कर देते हैं, ये तो हमें पता है पहले से। यदि हम आपकी आयु बोलेंगे कि आपकी आयु 15 वर्ष है और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगी 25,
और यदि हम बोलेंगे 10 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, तो हम 10 घटा देंगे तो 5 वर्ष थी। इसी तरह से हमें इसमें निकालना है। तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 10। टोटल आयु में से हम 10 घटा देंगे तो इतना बस ये हो गया है। इसी तरह हम निकालेंगे अमन की आयु। ये हो जाएगी 3x माइनस 10 वर्ष। अब इन्होंने बोला है 10 वर्ष पहले उसकी आयु, मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ये 5 गुनी थी, तो हम यहाँ पर अब जमाएंगे प्रश्नानुसार। देखिए ये है अमन की आयु, ये है अमन की आयु और ये है पुत्र की आयु। दोनों की आयु है। ये तो कितनी गुनी है, पहले से ही इसकी 5 गुनी है पुत्र से। और जब हमने यहाँ बीच में बराबर का निशान लगाया है तो हमें इसको बराबर करना होगा, क्योंकि ये 5 गुनी ज़्यादा है। तो जब हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे तब ये दोनों बैलेंस बराबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 10, यहाँ 5 का गुणा अंदर होगा तो 5x ऋण 5 धम 50 हो जाएंगे। ये एक और बात आप समझ लें अच्छे से कि जब भी हमें दिया हो कि अमन की किसी की भी आयु उसके पुत्र की आयु से इतना गुना है, 5 गुना है या 10 गुना है, तो हम अमन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही 5 गुनी है और इसमें हम 5 का गुणा और कर देंगे तो ये कितनी गुने हो जाएगी, 25 गुने हो जाएगी। इसलिए हम क्या करना है, हमें यहाँ 5 नहीं लगाना है। 5 कहाँ लगाना है, पुत्र की आयु में, तभी ये क्या होगा, इक्वल होंगे ये। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ 5x ये धन का है, यहाँ ऋण हो जाएगा और ये इसका पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 50 ऋण के 10। यहाँ पर घटेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ हो जाएंगे 40, तो x बराबर हो जाएगा 40/2। ये कटेंगे 20 बार में तो x का मान आ गया है 20। देखिए x हमने क्या माना था, अमन की पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु आ गई है। अब इन्होंने बोला है दोनों की वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः पुत्र की आयु x बराबर आ गई है 20 वर्ष। अब निकालना है हमें अमन की आयु, ये हमने मानी थी 3x, तो यहाँ 3 में होगा 20 का गुणा तो ये आ जाएगी 60 वर्ष। देखिए ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं, ये हमारा सवाल कंप्लीट है। अब आपको यदि मेरे सवाल और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।